गुड मॉर्निंग बच्चों। मेटलर्जी के चैप्टर में अभी तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसमें पूरे मेटलर्जी का जो एक स्ट्रक्चर है कि मेटलर्जी के अंदर हमें क्या क्या करना होता है, किसी मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन करना है फ्रॉम द ओर्स तो 5 स्टेप मैंने बताए हैं और उसमें सभी स्टेप में क्या क्या करना था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इलिंगम डायग्राम भी कंप्लीट किया जो उसका थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट था। इन्हीं पांचों प्रोसीजर के साथ साथ हम लोगों ने एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर दिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं सिल्वर और गोल्ड के वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब बचता केवल एक दो मेटल हैं, आयरन और कॉपर। उन सबको एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है तो एक बार एप्लीकेशन उनका हम लोगों को पढ़ना रह जाता है, तो वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद मेटलर्जी ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। बट हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ा काम है कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो सबसे पहली चीज तो ओर्स जो है वो कॉपर पाइराइट है, CuFeS2 है ना। तो CuFeS2 जो ओर्स है इससे हमें एक सल्फाइड ओर्स है और सल्फाइड ओर्स है तो आपको जितने भी प्रोसेस हैं वो सब करने स्टार्ट करने हैं और एक एक प्रोसेस करने के बाद फिर हम कॉपर को निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्रशिंग ऑफ ओर्स। क्रशिंग ऑफ ओर्स पता है हमें तो आसानी से हो गया। दूसरा पार्ट क्रशिंग के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। याद है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। जब आप ये सब पढ़ रहे हो तो इसी में एक बार दोबारा फिर लिख दीजिए ताकि रिवीजन भी हो जाए। इसमें हम इस तरह का एयर फ्लो कराते हैं और एयर फ्लो कराने के लिए आप इस तरह का एक पाइप यूज करते हैं, सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं, एयर आप पास करा रहे हैं और ये इस तरह से डिप रहता है और इसके अंदर ओर्स रहता है। तो अब हम ओर्स ना लिखकर सीधे CuFeS2 लिख दें प्लस वाटर लिख दें और पाइन ऑयल लिख दें और इस मिक्सर के साथ हम एयर पास कराएंगे तो इस तरह से फ्रोथ जनरेट हो जाएगा। फ्रोथ किसका आएगा? कॉपर पाइराइट का। आप उस ओर्स को कंसंट्रेटेड ओर्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, तो ये ओर्स आ गया। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा अब हमारे पास तीसरा काम क्या था? तीसरा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स या मेटल ऑक्साइड फ्रॉम द ओर्स। तो अब जरा देखिए उसमें कई मेथड थे। इसमें से एक टर्म था कैल्सिलेशन और एक था रोस्टिंग। बट हमें यहाँ पे क्या करना होगा? रोस्टिंग, बिकॉज सल्फर जैसी इम्प्योरिटी है ना। तो सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी जैसी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी जो हैं वो तो इसमें इस तरह से कन्वर्ट होकर बाहर कर देंगे आप H2O3। ये भी वेपराइज हो गया, ये भी वेपराइज हो गया और यहाँ पे Sb2O3 है, ये भी वेपराइज हो गया। अब बचा क्या? जो कॉपर वाला पार्ट है वो भी तो रिएक्शन करेगा, CuFeS2 और इसको जब आप O2 से कंबशन कराएंगे तो पहले तो ये Cu2S और FeS और साथ में SO2 पहले ब्रेक होगा, है ना। ये दोनों पार्ट है ना, दोनों के सल्फाइड थे पहले अलग और कुछ सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन कुछ सेगमेंट पे, पूरा नहीं, Cu2S जो है वो कुछ पार्ट में कंबाइंड होकर CO2O और SO2 में बदलता है और इसका कुछ सेगमेंट FeS का भी O2 में बदलकर FeO बदलता है और SO2। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया है। ये रिएक्शंस यहाँ पे हुई हैं, अभी भी बहुत सारा पार्ट ये दोनों मिक्सर आपको मिलेगा। तो हमारे पास इतना स्टेप तो हो गया। अब हमारा लास्ट पोर्शन क्या था? रिडक्शन ऑफ ओर्स। तो हमने ये ऑक्साइड्स तो बना दिए, है ना, इनका रिडक्शन कराया जा सकता है। बट कुछ पोर्शन में ये भी रहते हैं तो इन पे भी बात हम लोग करेंगे कि कैसे रिडक्शन किया जाए। तो रिडक्शन ऑफ ओर्स को लेकर भी हम लोग बात करें। तो पहले एक काम करो, इतना ज़रा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ इस पर। चलिए, तो नोट हो गया होगा ये। अब हमारे पास जो अगला स्टेप है
वो क्या करना है उस पर बात करते हैं हम लोग जरा। तो रोस्टिंग तो हो गई, हमने इस तरह से पार्ट निकाल लिया और ये भी कुछ मिक्स है ना। तो अब हमारा लास्ट काम होगा रिडक्शन ऑफ ओर्स। अच्छा, रिडक्शन ऑफ ओर्स तो हम मेटल ऑक्साइड का कराते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ कुछ कुछ पार्ट Cu2S और FeS का भी रह जाता है, तो उसको हम लोग दोबारा ऑक्सीडाइज करा देंगे। तो इसके लिए हम लोग रिडक्शन ऑफ ओर्स की बात कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ ओर्स, और आप इसको स्मेल्टिंग कराते हैं। क्या तरीका है, ब्लास्ट फर्नेस आपको यूज करना है, और ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या क्या मिक्स करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और कोक मतलब, और साथ साथ सिलिका आप ले लेते हैं, ये फ्लक्स होता है, और साथ साथ आप ओर्स को जो कॉपर पायराइट जो हम लोग कंसंट्रेटेड या रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स को हम ला रहे हैं उसकी रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे अगेन चूंकि ऑक्सीजन है ही, ऑक्सीजन का फ्लो कराएंगे, हीटिंग रहता है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है जरा समझिएगा। हॉट एयर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जो Cu2S कुछ बचा रहा होगा उसको आप बदल दीजिए Cu2O में, और SO2 बन गया। कुछ FeS भी रहा होगा, हालांकि कुछ पोर्शन तो बदल ही चुका था, Fe और SO2 बना दिया। ये इंपॉर्टेंट बात, FeO जो सॉलिड एज ए इम्प्योरिटी है यहाँ पे, क्योंकि हमें तो कॉपर निकालना, तो ये फ्लक्स हो गया, और ये इसमें इम्प्योरिटी अगर मिक्स हो जाएगी तो FeSiO3 बना देगा। दिस इज द स्लैग। ये इंसॉल्वेबल होता है, ऊपर लेयर के ऊपर एक इम्प्योरिटीज की लेयर आ जाती है, उसको आप बाहर कर सकते हैं आसानी से। तो ये स्लैग है। तो अल्टीमेटली इन सब प्रोसेस के बाद, यानी ये जो रिएक्शन हम लोग रखा कार्बन, सॉरी इसमें लिख दें, कोक के साथ आप इसको हिट करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इन पूरे प्रोसेस के बाद Cu2S और FeS का एक पार्ट बचा रहता है, और इसको बोलते हैं मैटी। इसको क्या बोलते हैं, मैटी। ये एक पार्ट है, मतलब यहाँ पूरी तरह से रिडक्शन होता नहीं है। ये आपने रोस्टिंग कर दिया, रिडक्शन भी कराया गया, बट जो इम्प्योरिटी रहती है वो बाहर हो जाती है। तो इसके लिए हम एक अगला स्टेप क्या लिखते हैं, बेसेमराइजेशन। इसमें अगेन हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से सिलिका ब्लास्ट फर्नेस में ही यूज किया जाता है। इसको एक्चुअल बेसेमर कन्वर्टर होता है, और उसमें सिलिका रहता है, साथ साथ Cu2S और FeS का कुछ पोर्शन जिसको आप मैटी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग एयर के थ्रू, तो इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। इस केस में दोबारा से Cu2S जो बचा हुआ पोर्शन है वो Cu2O बन जाएगा, और SO2 आ जाएगा। मतलब बार बार रिफाइनिंग करना होता है, बस ये समझिए आप। और FeS जो था उसका कुछ पोर्शन FeO बना, और SO2, फर्दर फिर FeO को आप SiO2 के साथ स्लैग में बाहर कर दीजिए। लेकिन एक फाइनल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा वो जरा समझिए। यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन होगा। आपने शुरुआत में एक बात पढ़ी थी कॉपर के केस में, तो जो Cu2S और Cu2O बना है उनका आपस में रिएक्शन होके कॉपर कन्वर्जन हो जाएगा, और ये SO2। तो ये जो कॉपर होता है इसको आप ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर कॉपर क्यों? जो कॉपर की मेटल फॉर्म में रहेगी, और उसमें क्या होता है, चूंकि SO2 गैस बाहर आएगी उसी मेल्टेड फॉर्म में मेटल से, तो जैसे ही बाहर आती है तो उसमें नीचे बहुत सारे बबल्स क्रिएट कर देता है। तो सरफेस भी इसकी बहुत रफ टाइप की हो जाएगी और बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। मतलब बहुत एयर जैसे नीचे से निकल रही होगी SO2 के फॉर्म में, तो ये ब्लिस्टर कॉपर, और यही कॉपर की मेटलर्जी का एक सिंपल सा तरीका है। तो इसमें बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, सिंपल से मेथड में फिर एक बार रिवाइज कर दूं कि क्या क्या हमें करना है। क्रशिंग करना है, सिंपल सा प्रोसेस था। कंसंट्रेशन बाय फ्रूट फ्लोटेशन करना था, ये भी क्लियर है। हम तीसरे पार्ट में क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे, जिससे इम्प्योरिटीज बाहर हो जाती है, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी। साथ साथ कॉपर पायराइट में भी सल्फाइड बन जाते हैं। बट यहाँ से सल्फाइड भी बना और ऑक्साइड भी कुछ कुछ रहता है ना। तो फर्दर हम फिर रिडक्शन वाले मोड में आते हैं। उसके लिए आप फ्लक्स का यूज कर लेते हो, स्मेल्टिंग कराते हैं। उसको कराने के बाद भी आपके पास पूरी तरह से कॉपर रहता नहीं, तो इसलिए हम एक नया टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, बेसेमर कन्वर्टर। तो एक तरीके से
स्टेप वाइज हम और रिडक्शन के पार्ट को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें भी वही चीज़ है, इसको आप मैटी बोलेंगे। ये पूरी तरह से नहीं रहता, CO2O और FeO भी है इसमें। तो फाइनली फिर एक बार दोबारा रिफाइनिंग करते हैं और यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन कराते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और सेल्फ रिडक्शन में हम लोग कॉपर यहाँ पे पाते हैं और वो ब्लिस्टर कॉपर बोला जाता है, ठीक। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कॉपर में मेटलर्जी कैसे होगा। लास्ट एक फाइनल पॉइंट, प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास प्योर मेटल का हम लोग क्या बनाते हैं, कैथोड, और इम्प्योर मेटल का क्या बनाएंगे, एनोड, और कॉपर सल्फेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे और बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी और उसके बाद आपको प्योरिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ये एक लास्ट मेथड है ये मैंने मेथड आपको सब पहले भी बताए हैं, है ना। केवल यहाँ एप्लीकेशन हो रहा है कि कॉपर में पर्टिकुलर कैसे कैसे चीज़ें होंगी, तो वो आपको नोट कर लेना है। इसको एक बार पूरा नोट कर लीजिए। चलिए, तो इन सबको प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम लोग बात कर देते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। इलिंगम डायग्राम का बहुत बड़ा यूज यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो Fe2O3 और Fe3O4, ये दो ओर्स हैं। एक को हेमेटाइट बोलते हैं आप, और ये मैग्नेटाइट। कंफ्यूजन होता है कई बार। तो H और M, पहले अल्फाबेटिक H आता है, बाद में M, तो मास इसका कम है, इसका ज्यादा है, ऐसे याद रखिए ना। याद करने का एक 10 तरीका है। हेमेटाइट से ही हमें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, ये हमें पढ़ना है। तो हमें एक्चुअल Fe2O3 है, लेकिन साथ ही साथ Fe2O3 में FeCO3 और Fe2O3.x टाइम्स ऑफ वाटर, इसका मिक्सर जरूर होता है। ये एज ए इम्प्योरिटी आप मान लीजिए, या इस तरह के अदर फॉर्म भी मिलते हैं, मतलब ये भी प्योरेस्ट फॉर्म नहीं मिलता, हेमेटाइट इसको बोलते हैं। तो ये पूरा मिक्सर आपको नेचर में मिलेगा। और जब भी आप हेमेटाइट की बात करते हो तो ये सभी है। और इससे हमें क्या करना है, इससे हमें Fe तक पहुंचना है, आयरन को बनाना है। क्या करेंगे, पूरा वही स्टेप। पहला काम क्रशिंग, तो इसको नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा काम है ये। दूसरा काम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, कर सकते हैं ना, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, है ना। तो क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, आपको पता ही, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप चाहें तो इसको बना भी लीजिए, है ना। थोड़ा सा पर्टिकुलर मेटल को आप इज्जत दे सकते हैं इससे। तो ये कोर्स आपको हेमेटाइट मिला, और ये जो पास में आएगा वो ओर्स हेमेटाइट वाला होगा, और जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो डिस्टेंस में मेजर होंगे। तो ये डस्ट पार्टिकल हो गए।
और ये ओर्स हो गया। ठीक, तो ये भी हो गया। अब तीसरा काम हमें फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स, इस पे बात करनी। इसके लिए जरा देखो, ये तो ऑलरेडी रिडक्शन लायक है, इसको और इसको बदलना है। तो क्या है ये, आपको याद करिए, हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग तो नहीं होगा ना इसमें। तो FeCO3 को हीट किया, डिकम्पोज किया, FeO बना, CO2 बाहर हुआ। आप यहां लिख भी सकते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर एंड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe आयरन, है ना। तो ये सब बात भी लिख सकते हो ताकि याद रहे बार बार, है ना। और साथ साथ Fe2O3.x टाइम्स ऑफ वाटर ऑल्सो ऑन हीटिंग गिव्स Fe2O3। तो अल्टीमेटली इस तरह से आप यहाँ पे पूरे, इसके बाद आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, अब Fe2O3 बचेगा या कुछ पोर्शन FeO भी है ना। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने रिडक्शन के लायक दरअसल इसको बना दिया है। तो मेन पोर्शन है रिडक्शन, जिसको हम लोगों को हर तरीके से समझना है। तो आप पहले इसका इतना पोर्शन नोट करिए। चलिए, तो अब हम लोग इसको आगे बात करते हैं रिडक्शन ऑफ ओर्स की, और बहुत स्पेसिफिक है। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखिए, इसमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। इस तरह के चैप्टर्स आपको सबसे ज्यादा फायदा एनसीईआरटी से ही होगा। तो बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे डेटा आपको उससे मिलेंगे। और एक काम तो आपको 100% करना ही है, और वो क्या करना है, सभी मेटल्स के अपने इंडिविजुअल बहुत सारे ओर्स हैं, उनको अच्छे से फॉर्मूला उनको लिखना बहुत अच्छे से क्लियर करिए। जैसे कॉपर के बहुत सारे हैं, कॉपर पायराइट है, एजुराइट है, मेलेकाइट है, कॉपर ग्लांस, ये सब जितने भी आपको पता है। और एटलीस्ट एनसीईआरटी वाला पूरा पोर्शन तो आपको अच्छे से कवर करना ही है। जैसे सिल्वर में Ag2S है, AgCl है, बहुत सारे पार्ट हैं। लेड में भी इसी तरह से है, कॉपर में बहुत सारे, मैंने बताया आपको, आयरन के अंदर जितना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, उस पर क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, फैक्ट है ना। इसमें अब हम बात करने जा रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ ओर्स क्या करेंगे। रिडक्शन ऑफ ओर्स या स्मेल्टिंग भी आप बोल सकते हो इसको। तो इसके लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस को पहले समझा जाए। ये ब्लास्ट फर्नेस बहुत छोटा मोटा नहीं बना होता, बहुत बड़ा शेप होता है इस तरह का। मैं इसको बस एक रफली डायग्राम बनाया जाता है। वो आपको, ये टीवर, एयर के फ्लो के लिए आपको टीवर लगे होते हैं ये सब, तो इसको आप समझा सकते हैं। ये पूरा लेयर है, ब्रिक्स होती हैं। ये इस तरह से, ये तो ओर्स के गिरने का पैटर्न है। और ये पूरा पोर्शन आपको ऐसे समझना है, ये ब्लास्ट फर्नेस रहता है और ये काफी बड़ा होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये छोटा मोटा नहीं होता है, केवल डिजाइन आप ऐसे दिखा रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे है क्या,
दरअसल जैसे से आप ऊपर आएंगे, नीचे आने पे टेम्परेचर यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो, ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, यानी ये सबसे हाई टेम्परेचर का जोन होता है, हाई टेम्परेचर जोन, और ये लो टेम्परेचर जोन, लो टेम्परेचर जोन, ठीक। और ये एवरेज है, मिडिल पार्ट है, तो ये एवरेज आपको टेम्परेचर मिलेगा। आपको पता है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लगभग 1600 के आसपास होता है, तो यहाँ जो टेम्परेचर का रेंज है वो लगभग 1200 केल्विन तक का दिखेगा, 1200 तक, फिर ऐसे लगातार 1000, फिर 800 इसके आसपास, फिर ये 500 to 600 के आसपास का। अच्छा, इसमें बहुत सारा वेरिएशन भी रहता है, तो इसमें इतना पॉइंटेड नहीं होना है हम लोगों को। अब ये एक तरीके से बस ये समझिए कि ब्लास्ट फर्नेस का ये एयर को सप्लाई करने वाले पार्ट है, 3 सेगमेंट है। सबसे नीचे वाला पार्ट जो है वो हाई टेम्परेचर जोन होता है और सबसे ऊपर वाला लो टेम्परेचर, बीच वाले मिडिल एवरेज रहता है। अब तीनों में होता क्या है और कैसे हम इसको समझें, इसमें क्या क्या रहता है। सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट, कोक और ओर्स, ये 3 चीजें, इसको चार्ज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है मिक्सर को? चार्ज। क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ओर्स है, कार्बन है, और साथ साथ हम लोग सिलिका का भी यूज करते हैं, जो फ्लक्स, क्योंकि कुछ इंप्योरिटीज तो रहेगी इस तरह की। तो ये सब मिक्सर आप इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। अब मेन बात कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बदलता है। ये सबसे लो पार्ट में होगा, ये हाई टेम्परेचर जोन में रिएक्शन होगा, ये सबसे नीचे वाले पार्ट में। और जो ये CO2 है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO बना देगा। अब ये बात भी समझनी है हम लोगों को कि कैसे क्या होगा। तो ये जैसे ही रिएक्शन हुई, मैं अभी इस पोर्शन में और आऊंगा कि रिएक्शन कैसे हुई। मतलब सबसे नीचे वाले पार्ट में जैसे ही आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड चूंकि नॉन स्मेल्टिंग इम्प्योरिटी, तो वहाँ सिलिका मिक्स हो जाता है और CaSiO3 में ये फ्लक्स है और ये आपके पास स्लैग होगा, तो इसको बाहर कर देते हैं हम लोग। तो ये मेन 3 रिएक्शन तो आपको ऐसे मिल जाती है। अब जैसे ही यहाँ CO बना तो लाइटर होने के बाद ये गैस क्या होगी? ऊपर आएगी, है ना, ऊपर की डायरेक्शन में CO के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो यहाँ तो हम लोग समझ गए क्या हुआ, सबसे हाई टेम्परेचर वाले पार्ट में इसको रिडक्शन जोन, इसको फ्यूजन जोन भी हम बोल सकते हैं। अब जैसे ही वो CO ऊपर जाता है, तो अब जरा ओर्स की बात करिएगा, यहाँ पे जरा बात समझनी है हम लोगों को। ये रिडक्शन जोन में, रिडक्शन जोन, और ये कहाँ होगा? लो टेम्परेचर में, सबसे लो वाले पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में। अब एक बात जरा समझिए, Fe2O3 जो था वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस होगा तो पहले बनेगा Fe3O4 एंड CO2, मतलब Fe3O4 का मतलब FeO और Fe2O3 दोनों है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाता है कि बार में, पहले कुछ मिक्सर बन गया, फिर फाइनली क्या हुआ? Fe3O4 प्लस CO, और फिर ये पूरा का पूरा FeO में आ गया और यहाँ CO2 बना। समझ रहे बात? और फिर तीसरे स्टेप में यहाँ से FeO पूरी तरह से आयरन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ CO2 गैस आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आयरन का रिडक्शन मिलता है। अब ये इसी जोन में क्यों होगा? अब देखिए, इस पूरे कंटेनर के अंदर कार्बन भी था और साथ साथ CO भी है। याद करिए, हम लोगों ने जब बात की थी इलिंगम डायग्राम में, तो वहां एक टेम्परेचर के नीचे, लो टेम्परेचर में CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन। आप ये बात यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इलिंगम डायग्राम CO is better reducing agent as compared to carbon in low temperature। बात सुन रही? तो ये जो लो टेम्परेचर है, यानी जो रिडक्शन जोन में टेम्परेचर है,
उसमें इसीलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, CO, और इसीलिए रिडक्शन देखो यहाँ पे CO ने किया ना कि कार्बन में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जबकि नीचे वाले पार्ट में देखो यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन के साथ, ये रिएक्शन इसीलिए नीचे वाले पार्ट में हुई है। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, कार्बन, तो उसने CO2 को रिड्यूस करके CO में लाया। ठीक, तो ये सब बातें वहां पे फिट बैठे, उस लिंगम डायग्राम को आप यहाँ पे दिखा भी पाए। इस तरह से जो आयरन आपको मिलता है उसमें फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज और कार्बन जैसी इंप्योरिटीज होती हैं, और इस इंप्योरिटीज में जो ये आयरन मिला होता है उसको बोलते हैं पिग आयरन। कैसा होता है, पिग आयरन। तो ये कार्बन के साथ साथ और कौन कौन सी इंप्योरिटीज है, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज और कार्बन, ठीक है ना, इस तरह की आपको इंप्योरिटीज मिलेंगी। अब मैं इसके भी डिटेल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें और समझ लीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस की कहानी ये है कि इसमें सबसे लोअर पार्ट बहुत हाई टेम्परेचर का होता है और जो सबसे अपर पार्ट है वो लो टेम्परेचर का होगा। तो मैंने टेम्परेचर के पार्ट में जोन बांट भी दिए हैं। आप कैल्शियम कार्बोनेट, ओर्स, कार्बन और सिलिका फ्लक्स, मतलब इन सबको मिलाकर आप इसके अंदर ड्रॉप करते हैं, इसको बोला था चार्ज। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस में सबसे नीचे जो हाई टेम्परेचर, वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, और वही CO2 कार्बन से रिड्यूस होकर CO बनाता है। तो जैसे ही नीचे वाले पार्ट में CO बनेगा, क्योंकि गैस है तो अपने आप में ऊपर आने लगेगी, और ये फ्लक्स स्लैग बना देगा, ये भी पता है आपको, वो नीचे यहाँ से बाहर हो जाता है। दूसरी बात, जैसे CO ऊपर गया तो ऊपर वाले पार्ट में क्या है, फेरिक आयरन वाले ओर्स हैं, तो Fe2O3 CO से रिड्यूसिंग होगा, और CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लो टेम्परेचर में, तो यहाँ रिडक्शन Fe3O4 हुआ, फिर यहाँ से होते होते ये आयरन बन गया। तो आयरन इस तरह से आपको फ्यूज्ड स्टेट में जो मिलेगा, जिसके अंदर फास्फोरस, आर्सेनिक, मैग्नीज, इस तरह की इंप्योरिटीज हैं, उसको आप नाम कह देते हैं पिग आयरन। अब बात आ जाती है यहाँ से, आयरन तो मिल गया आपको, आयरन तो हो गया, बट अब हमारे पास प्योरिफिकेशन, सुधार की तो हमेशा गुंजाइश है, बहुत सारे अलग अलग काम करने इस पे। तो पिग आयरन में क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज और फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज ये सब लगभग मिला के 5% के आसपास होती हैं। तो इसको फर्दर रिफाइनिंग की जाती है, और ये लगातार रोस्टिंग के थ्रू ही होगा, ऑक्सीजन दे दे के लगातार जो इम्प्योरिटीज उनको ऑक्साइड में बदलिए, बाहर करिए। तो फर्दर जो प्योरिफिकेशन है उसको आप NCERT में पढ़ सकते हैं, उसको करना है, हालांकि उसका सिलेबस पार्ट में नहीं है। तो फर्दर एक्सट्रैक्शन के बाद आप एक टर्म बनाते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, उसके अंदर 3% कार्बन होता है और बाकी 2% इम्प्योरिटीज होगी, तो उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। उसमें कार्बन की इम्प्योरिटी, ब्रिटल नेचर ज़्यादा होता है ना, ब्रिटल नेचर। जो देखोगे बहुत सारे जो पाइप, पानी के पहले हैंड पंप होते थे, उसमें जो ऊपर उसका मशीन होता है वो दरअसल कास्ट आयरन का बना, ब्रिटल नेचर होता है, तो उसमें 3% कार्बन होता है। ठीक, उसके बाद फिर फर्दर और रिफाइनिंग की जाती है, तो उसके बाद फिर क्या मिलता है, रॉट आयरन, इस तरह की चीज़ें। फिर फर्दर और रिफाइनिंग की गई तो स्टील बन जाता है। तो ये बहुत सारे स्टेप हैं। NCERT में एक डेटा है कि रॉट आयरन, कास्ट आयरन परसेंटेज कितना कितना है, वो आप याद कर सकते हो कि कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 3% रहता है, फिर उसके बाद हम जब रॉट आयरन बनाते हैं तो 1% कार्बन में रह जाता है। तो इस तरह से अलग अलग आप एक बार पूरा डिटेल NCERT में फैक्ट भी पढ़िए, और एक बार पूरा बॉन्डिंग पढ़ते हैं, सॉरी जो भी पूरी मेटलर्जी जब आप पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स वहाँ पे जरूर पढ़ना है। मैंने 2 बातें बता दी आपको, ओर्स टाइप, डिफरेंट मेटल्स के ओर्स को बहुत अच्छे से देख लीजिए, उस पर बहुत सारा काम करिए। लिखना है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से वो याद हो जाएंगे। और बाकी सबकी मेटलर्जी स्पेसिफिक मेथड जो है वो कौन सी मेटल के लिए कब यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ, एक तो सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी के लिए मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड है, और जो वैन एर्कल मेथड है ना, डिस्टिलेशन है, फिर रिफाइनिंग में बहुत सारे मेथड है। तो वो सब आप आसानी से एक बार NCERT को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और कॉपर की बात थी, जो बची थी मैंने वो भी पढ़ा दी आपको। और इसको अच्छे से पूरा मेटलर्जी को एक जगह शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हर बार आपको पढ़ना होगा, आप भूलते भी जाएंगे। तो तरीका ये है कि पूरे मेटलर्जी को शॉर्टकट में एक अपने सब कंटेंट लिखते हुए एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और वही बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर दें।
एडवांस को लेकर इस चैप्टर का वेटेज इलिंगम डायग्राम से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आज इसको एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, बाय बाय।